जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस में 15 अगस्त लास्ट डेट, यानी कर्मचारियों के लिए करो घोषणा, नहीं होगा आंदोलन और मुद्दा होगा 8वां वेतन आयोग और ओपीएस। बिल्कुल दोस्तों, सीधी लाइव बात करूंगा। जो कल संगठनों ने अपनी मीटिंग करके सरकार को अल्टीमेटम देने की तैयारी कर दी है। कह रहे हैं क्या सरकारी कर्मचारी सरकार पर भारी हैं? क्या नेताओं के लिए सिर्फ सारी सुविधाएं, कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं? जबरदस्त हंगामे के बीच और बात कल करूंगा। संसद में पूछा गया कि आपने पाकिस्तान को एक थप्पड़ मारा, दूसरा क्यों नहीं मारा? आपको कसम है, दम है तो ट्रंप का नाम लीजिए। ट्रंप ने 26 बार बोला है कि सीज फायर हमने कराया, आप एक बार नाम लीजिए। यानी बहन भाई ने लगातार चारों तरफ से अटैक किया मोदी जी और मोदी जी की सरकार पर उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मानेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मानूंगा, तीसरा नहीं मानूंगा, चौथा नहीं मानूंगा। आपने शरण दिया क्यों? लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं, क्यों दिया शरण? मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। उनको पता है भारत आएगा और मार के जाएगा। कितने जेट गिरे, प्रूफ दिखाया कि हमारी जगह पर जेट गिरे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे कितने जेट गिरे? क्या आखिर होगा? उन्होंने कहा पहलगांव में सुरक्षा क्यों नहीं थी, मणिपुर में आप क्यों नहीं जा रहे? आपने सीज फायर ट्रंप के कहने से नहीं किया तो इसका कंडम क्यों नहीं कर सकते? और पाकिस्तान के कहने से सीज फायर किया तो पाकिस्तान के कहने से आपने युद्ध लड़ा था। यानी ऐसे खतरनाक सवाल पूछे गए जिनकी एक एक क्लिप दिखाऊंगा और उनका जवाब दिखाऊंगा जो कि मोदी जी ने कहा है। और मोदी जी ने कहा है अब हम किसी न्यूक्लियर पावर का यदि कोई कहता है तो उसके झांसे में नहीं आने वाले हैं, हम टिट फॉर टैट करेंगे, उन्होंने कहा है। और मैं बात करूंगा दूसरी बात की, यदि आप डिसेबल सोल्जर हैं तो आपको नासिक में बुलावा आया है। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा 8वें वेतन आयोग पर आंदोलन की चेतावनी और फिटमेंट फैक्टर के बारे में बोला है। अब ये आप जरा सुनिए, ये हैं डॉक्टर मंजीत पटेल। 7th पे कमीशन जब आया था उस समय डीए 125% हो चुका था। उसके मुकाबले जो फाइनल ग्रोथ थी, जो ओवरऑल ग्रोथ थी, वो 24 से 34% के आसपास थी। मतलब मैक्सिमम 34% की ग्रोथ हम लोगों को मिली थी। तो अभी का जो सिनेरियो है वहाँ कहीं से भी नहीं लग रहा है, सरकार की मंशा कहीं से भी नहीं लग रही कि वो हमें कोई अच्छी ग्रोथ इस पे कमीशन में देगी, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। अभी फिटमेंट फैक्टर तो दूर की बात है, अभी पे कमीशन की जो कमेटी है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनके सदस्यों के नाम का ऐलान ही नहीं हुआ। तो ये मतलब बहुत दूर की बात है कि अभी पे कमीशन आएगा तो क्या होगा। हालांकि हमने अपने पे जो कैलकुलेटर है उसमें 1.9 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लिया है और उसको कैलकुलेट किया है। दूसरी बात, हर साल हमने 3% का इंक्रीमेंट लिया है। एमएससीपी को हमने काउंट नहीं किया है क्योंकि एमएससीपी हर डिपार्टमेंट में नहीं मिलती। कहीं कहीं क्या होता है कि 5 साल में 6 साल में प्रमोशन हो जाते हैं। हम जैसे लोगों के डिपार्टमेंट में 20-20 साल में भी प्रमोशन नहीं है। अब मैं सबकी बात करूं, भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ हो, पेंशन समाज हो, जेसीएम हो, दूसरी ट्रेड यूनियन है जितनी भी, या ओल्ड पेंशन मिशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह, सारा अमर उजाला ने एक पूरा खबर का विश्लेषण दिया है। इस पर जाने से पहले हम बात करना चाहते हैं, कल उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके सरकार को कहा है कि 15 अगस्त तक आपको 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग की घोषणा करनी होगी। हम सड़क पर उतरेंगे, काम बंद करेंगे, उन्होंने कहा। दूसरा मुद्दा है उनका ओपीएस का। ओपीएस का मुद्दा क्यों दोस्तों? जैसा कि 1 जनवरी 2004 के बाद जबरदस्ती सबको ओपीएस से हटा करके एनपीएस में कर दिया, नेता ओपीएस में ही रहे। और उसके बाद इन्होंने जब एनपीएस की बहुत सारी खामियों को दुरुस्त करने के लिए यूपीएस लेके आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वित्त मंत्री ने क्या कहा? लगभग 1% लोग भी उसमें जाने को तैयार नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में और ये सदन में
कल और परसों ऐसा हुआ। अब मैं बात करूंगा, डॉक्टर मंजीत पटेल कह रहे हैं कि आपको टेबल टॉप पे हमें बुलाइए। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.9192 से कम नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। हमने कैलकुलेटर तैयार कर लिया है। हमने जिस तरीके से 7वें वेतन आयोग के सर्वे हुआ है उसके हिसाब से हमने अपना काम कर लिया है। उन्होंने कहा है यदि आप 15 अगस्त तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इनकी घोषणा नहीं करते हो तो आपको सभी जितनी ट्रेड यूनियन है वो बिल्कुल आंदोलन करेंगी, रोड पर उतर के करेंगी और आपको ये करना होगा। साथ ही इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए जितने लाखों कर्मचारी उनके लिए कहा कि आज आपके सामने बड़ी गंभीर समस्या है। तो इन चीज़ों को हमने कैटर किया था, ध्यान में रखा था। और उसके अलावा अगले पे कमीशन को हमने बहुत कम, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.5, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया कि 10 साल में एटलीस्ट जो है डियरनेस अलाउंस 40% तो हो ही जाएगा। और उसके बाद हमने केवल और केवल 10% की ग्रोथ ली थी। तो हमने 1.5 का अगले सभी जितने में पे कमीशन हो सकते हैं, 36 में, 46 में, 56 में, 66 में, तो हमने मिनिमम फिटमेंट फैक्टर ले करके हमने एक अप्रॉक्सीमेट बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के समय कैलकुलेट करके उसमें दी है। हर जनवरी में और हर जुलाई में हमने 2% मिनिमम हमने डियरनेस अलाउंस लिया है। उस आधार पर हमने ये डेटा तैयार किया है अपने कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में हमने 2 टेबल बनाई है, एक 60% विड्रॉल जो कि सरकार दे रही है, मतलब 60% विड्रॉल का मतलब हो गया कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, अगर आप रिटायर होते हैं तो 60% आपको दे दिया जाता है, 40% पर आपको पेंशन खरीदने के लिए कहा जाता है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। अब चूंकि हमें तुलना करना था ओल्ड पेंशन स्कीम से, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्या मिला है या क्या मिलेगा अगर हम शिफ्ट करते हैं, और अगर हम शिफ्ट नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ इन दोनों डेटा को कंपेयर कर सके। तो इसके लिए हमने एक नई टेबल बनाई, उसको दिया 40% विड्रॉल टेबल। अब 40% कैसे, इसको पहले आप समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने ये निकाला कि आपके रिटायरमेंट पर या आपके वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो रिटायरमेंट की डेट वॉलंटरी रिटायरमेंट पे डाल दीजिए जब आप लेना चाहते हैं। तो उस समय आपकी बेसिक क्या होगी, उस समय आपका डीए क्या होगा, और अगर आप एनपीएस में रहते हैं तो टोटल कॉर्पस कितना हो सकता है। समस्या को इस तरीके से बताया कि आने वाले कल में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, क्या भविष्य होगा, इसके बारे में आपको पता नहीं। लेकिन हमने मिनिमम एक डाटा तैयार किया है, कैलकुलेटर तैयार किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हर 10 साल पे कमीशन में आपका 10% ग्रोथ होता है तो किस हिसाब से आपकी पेंशन होगी, किस हिसाब से आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। सारी चीज आप देख सकते हो उन्होंने अपने एक लाइव टॉक शो में की। और इसी खबर को लेकर के अमर उजाला ने कहा है यूपीएस या ओपीएस 4 माह में 30 लाख में से सिर्फ 31,000, यानी यदि स्कीम इतनी अच्छी थी तो 30 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 31,000 ने यूपीएस को चुना है, वो भी एक्स सर्विसमैन है। बड़े दुख की बात है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार कहते हैं कि कर्मियों को किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं है, उन्हें केवल पुरानी पेंशन ही मंजूर है। अभी जिन कर्मियों ने यूपीएस अपनाया है वो अधिकांश एक्स सर्विसमैन है, उनके दिमाग में कुछ और था, उनको भ्रमित किया जा रहा है। हालांकि कहा है उनके पास अब बदलाव का मौका नहीं है। आप ये देख सकते हो, मैं बात कर रहा हूं जितने ट्रेड यूनियन है, जितने कर्मचारी संघ है, सब परेशान है कि सरकार के ऊपर कर्मचारी बोझ बन गए। पहले पेंशनर बोझ तो थे, लेकिन अब जो कर्मचारी हैं, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, वो बोझ बन रहे हैं। उनको पेंशन नहीं देना चाहती सरकार का मूल मतलब ये है। और इसके एवज में उन्होंने कहा कि ये नेता अपना पेंशन को पूरी तरीके से सिक्योर करके रखना चाहते हैं। ये देश में अब आगे होने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हो मंजीत सिंह की मैं लाइव रिपोर्ट के कुछ अंश दिखाना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब आपने ये स्वीकार किया है कि जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से जितने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पॉइंट रखे गए, तो वित्त राज्य मंत्री ने ये पूरी तरीके से नहीं कहा कि इनको स्वीकार किया है, नहीं, पॉइंट आए हैं। जब एक सवाल पूछा था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो जेसीएम ने आपके सामने कंपटीशन 12 साल में बहाली का हो, 5% पेंशन का मुद्दा हो, फैमिली यूनिट का मुद्दा हो, क्या आपने इनको कंसीडर किया? इसके ऊपर उन्होंने गोलमोल जवाब दे करके बचते जा रहे हैं। और जैसा ही
अब ये गोलमोल जवाब देने का सिलसिला अब आगे शुरू होता है, जरा इसको देखिए। अब सदन के अंदर बहन भाई ने बुरी तरह सरकार को दोनों साइड से घेरा और घेर घेर के वो सवाल किए। उन्होंने कहा है, सबसे पहले कहा है, यदि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो आप जोर से कहिए कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। उसने एक बार नहीं 26 बार गिनती से बोला है कि भारत का सीज फायर हमने कराया। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आप कहते हो कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था, उसने गिड़गिड़ाया, तो आपने एक थप्पड़ मार के दुश्मन को 2, 3, 4 थप्पड़ मार के नेस्ता नाबूद क्यों नहीं किया? वो तो उछल रहा है, वो तो सेलिब्रेट कर रहा है। फिर आपने वो आपके आपने थप्पड़ भी नहीं मारा, उसको छोड़ भी दिया, उसका तो कोई एहसान भी नहीं। Why was the Pakistani government told at 135 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. उन्होंने कहा कि पहलगांव में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक क्यों हुई? फिर कहा कि पहलगांव वाले जो आतंकवादी एक दिन पहले क्यों मारे गए, इससे पहले वो कहां थे? इन्होंने सबसे पहले फिर प्रियंका गांधी ने देश के जवानों को सैल्यूट किया, नमन किया। छोटे छोटे आपको क्लिप भी मैं साथ में दिखा रहा हूं। और उन्होंने मोदी सरकार की खूब खिंचाई की। उन्होंने कहा है, दम है तो बोलो ट्रंप झूठा है, पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर क्यों किया? अभी आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर आपने सीज फायर क्यों किया? जब आप छाती पे चढ़े थे तो उसको बुरी तरह क्यों परास्त नहीं किया? वो तो जाकर के फिर अलग टाइप का प्रोपेगेंडा कर रहा है। आखिर आपकी नीति क्या रही ऑपरेशन सिंदूर में, स्पष्ट कीजिए। गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब हम न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको ब्लैकमेलिंग में नहीं फंसेंगे, और हमारी सेनाओं ने चुन चुन कर जो हमारा टारगेट था, यानी आतंकवादियों को ठिकाने को बर्बाद करना, हमने वो किया। हमें आगे लंबी लड़ाई का मतलब नहीं है। हम नहीं चाहते, हमारा देश नहीं चाहता कि हम किसी की भूमि पर 1 इंच कब्जा करें या हमारी शांति को कोई भंग करे। यदि ऐसा करेगा तो इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग? आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे, उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा जारी है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो, एक एक क्लिप आपको देखनी होगी, समझनी होगी। अब इसके बाद मैं बात करूंगा रीयूनियन। हाँ जी दोस्तों, आरटी सेंटर नासिक रोड में रीयूनियन है, वो भी 15वीं, और उसमें जितने डिसेबल सोल्जर का डाटा मांगा है, और ये 12 से 13 दिसंबर में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें सीधा लेटर है, रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा फॉर डिसेबल गनर वेटरन्स। यदि कोई गनर वेटरन्स है तो अपने जिला सैनिक बोर्ड की मदद से आप अपना जो भी आपका डिसेबिलिटी है, किस प्रकार का है, वो आप आरटी सेंटर नासिक रोड में भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट शेयर पार्टिकुलर ऑफ डिसेबल गनर्स वेटरन्स अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर फर्दर एक्शन, और उनका डाटा में कॉन्टैक्ट डिटेल भी हो, चाहे वो आपका फोन नंबर हो, आपका एड्रेस हो, सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।